नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अस्थिर बाजार में किफायती निवेश कैसे करें? जोखिम भरा बाजार है, तो कम जोखिम वाला निवेश अगर आपको करना है तो कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है इक्विटी में जहां पर आप निवेश करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स की। अभी लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता क्या है? जैसा नाम से ही मालूम चलता है, कम वॉलेटिलिटी मतलब कम उतार चढ़ाव वाला इंडेक्स। अब ये इंडेक्स किसको फॉलो करता है? स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग क्या होती है, फैक्टर इन्वेस्टिंग से आपको कैसे फायदा हो सकता है, ये तमाम कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो हम आपको आज मनी गुरु में समझाने वाले हैं। ईटीएफ्स पर खास तौर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और कितने तरीके के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं और किन के लिए कौन सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ है बाजार के इस माहौल में किफायती। इस पर करेंगे आज चर्चा। क्या शो में आज खास चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर भी, उसकी सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज हमारी खास तौर पर चर्चा रहने वाली है कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द, जैसे कि क्या होते हैं स्मार्ट बीटा फंड, खास तौर पर फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में हम करने वाले हैं चर्चा। फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होती है, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कितने तरह के होते हैं और खास तौर पर बाजार जोखिम में लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेहतर कैसे माने जाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, परिचय करा दे। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू एएमसी से प्रोडक्ट के हेड चिंतन हरिया। चिंतन और पंकज जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस स्पेशल शो में। और पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं बहुत सारे कारणों की वजह से बाजार में काफी ज्यादा अस्थिरता है, इसलिए एक खास स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है निवेशकों के लिए। और उसी के तहत आज हम ईटीएफ्स, पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करने वाले हैं और उसकी बहुत सारी बारीकियां हम आप दोनों मेहमानों से समझेंगे। सबसे पहले जब ईटीएफ की हम बात करते हैं पंकज जी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बहुत ही आसान भाषा में मैं हमारे जो नए दर्शक हैं उनके लिए समझना चाहती हूं कि ईटीएफ क्या है खासियत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। स्वाति, देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेडेबल होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए कि वो एक इक्विटी फंड है तो उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी शेयर्स होंगे, अगर वो बॉन्ड फंड्स है तो उसके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स होंगे, या फिर गोल्ड सिल्वर, इस तरह से हो सकता है। तो इसी तरह से जो ईटीएफ होते हैं वो एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यूजुअली जो पोर्टफोलियो होता है ये एक इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स मतलब कि पहले से डिसाइडेड है, एक डिजाइन किया हुआ पोर्टफोलियो है, उसे हम पैसिवली मैनेज कह सकते हैं, मतलब कि कोई एक्टिवली मैनेज नहीं है वो, और एक्सचेंज में ट्रेडेड है। तो इसेंशियली जो इन्वेस्टर्स हैं ऑफ स्टॉक्स या पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो इंडेक्स है बेसिकली जिसके ईटीएफ में निवेश किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि ये एक अगर इक्विटी है तो हो सकता है कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या हो सकता है थीमेटिक इंडेक्स हो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी और थीम पर, या फिर हो सकता है कि एक सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, इस तरह से हो सकता है। तो अल्टीमेटली आप एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो पोर्टफोलियो है एक इंडेक्स है जिसे कोई एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम हो जाता है और ये क्योंकि ट्रेडेबल है तो इन्वेस्टर रियल टाइम पर, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि दिन में एक बार ही आपकी जो एनएवी होती है वो चेंज होती है, लेकिन जब आप ईटीएफ में करते हैं तो रियल टाइम बेसिस पर जैसे भी मार्केट आवर्स में प्राइस चेंज होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, उस हिसाब से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से ईटीएफ काफी हद तक म्यूचुअल फंड की तरह है और काफी हद तक शेयर्स की तरह इसे ट्रेड किया जा सकता है। बेहतरीन ढंग से पंकज जी आपने बताया ईटीएफ के बारे में और कितने तरीके के ईटीएफ होते हैं। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और चिंतन आपसे समझते हैं, जब हम बाजार में उतार चढ़ाव की बात करते हैं, काफी खूबियां पंकज जी ने भी गिना दी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की क्या होती है। हम काफी निवेशक ऐसा तरीका या ऐसा फंड चाहते हैं जहां पर उनको बहुत ज्यादा जोखिम का सामना न करना पड़े। ईटीएफ उसका एक अच्छा तरीका हो सकता है, उसमें भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ। आपसे कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी माहौल भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ स्मार्ट बीटा ईटीएफ उसकी अभी करंट मार्केट में क्या खासियत है।
स्वाति। एंड जैसे कि पंकज जी बता रहे थे कि ईटीएफ्स को एकदम आसान तरीके से बताया। ईटीएफ्स जो पहले बनते थे वो एक रूल बेस्ड इंडेक्स के ऊपर होते थे, जैसे कि सबसे बड़ी 50 कंपनियां, सबसे बड़ी 30 कंपनियां। फिर एक स्टेप आगे बढ़ के, जैसे कि आप कह रहे थे स्मार्ट बीटा, स्मार्ट बीटा यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए स्मार्ट बीटा क्या है, पर उसको एकदम आसान तरीके से समझे तो जो स्टॉक्स चुने जाते हैं किसी भी ईटीएफ में, किसी भी इंडेक्स बनाते वक्त जो स्टॉक्स चुने जाते हैं उसका एक रूल बनाया जाता है, और वो रूल के हिसाब से, वो फैक्टर के हिसाब से अगर वो स्टॉक्स चुने जाते हैं तो उसे स्मार्ट बीटा कहा जाता है। उसे हम सिर्फ जो बड़े 50 है कंपनियां हैं, बड़ी 30 कंपनियां हैं, उसे नहीं गिन के जो रूल होता है, जो रूल में अगर आप जैसे बता रहे थे अभी बाजार में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, एक बाजू जियो पॉलिटिकल टेंशन है, दूसरी बाजू जो ब्याज दरें बढ़ रही है अमेरिका में, और पिछले 18 से 20 महीने में जो हमने तेजी देखी है मार्केट में, उसके कारण जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़े महंगे हो गए। तो ऐसे समय में हमारा ऐसा मानना है कि जो फैक्टर इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन भी दे और थोड़ी स्थिरता भी दे, उसे लो वॉल 30 कहा जाता है। और इसमें जो खूबियां है वो काफी सिंपल है। जो 100 स्टॉक, सबसे बड़े 100 स्टॉक्स भारत में है, उसमें से 30 स्टॉक चुने जाते हैं, और ये 30 स्टॉक सबसे स्थिर स्टॉक्स है पिछले एक साल की बाजार की ट्रेडिंग में। तो जो 30 स्टॉक स्टडी है, जिसे कहा जाता है कि अगर कोई स्थिर है, जैसे कि हम क्रिकेट की बात भी करें तो कोई बैट्समैन अगर स्थिर होता है तो लंबी अवधि में उसे फायदा हो जाता है क्योंकि वो अपनी विकेट नहीं खोता। वैसे ही जो स्टॉक स्थिर रहते हैं, जो ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, वो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, आमतौर पर ऐसे सेक्टर में से होते हैं जहां पर कंपाउंडिंग लंबी अवधि के लिए होते हैं। और इसलिए अगर आप ग्लोबल 30 की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा सेक्टर अगर हम आज देखें तो कंज्यूमेबल सेक्टर है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो क्वालिटी कंपनियां की अच्छी होती है, और जो सेक्टर है और जो लो वॉल एक फैक्टर है, उस हिसाब से स्थिरता आपके पोर्टफोलियो में आने के लिए आपको लो वॉल ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। तो निफ्टी का लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसके बारे में चिंतन हमें बता रहे हैं। इनफैक्ट एक जो टेबल हमारे पास है, कुछ अगर हम फिगर्स के चलते दर्शकों को भी बता पाए पंकज जी, निफ्टी के जिस 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की बात चिंतन कर रहे हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें बाकी इंडेक्स जो कि निफ्टी 100 है, निफ्टी 50 है, पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न के लिहाज से, प्रदर्शन के लिहाज से निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली हमने देखा अच्छा प्रदर्शन किया है। इस पे आप अगर राय देना चाहें कि निफ्टी 100 लो वॉल 30 जो इंडेक्स है, जैसा चिंतन भी बता रहे हैं कि आजकल के इस अस्थिर बाजार में एक अच्छा खासा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। बिल्कुल स्वाति, देखिए कोई भी निवेशक जब इक्विटी मार्केट में निवेश करता है तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स मिल सके। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि जब भी मार्केट में गिरावट आए तो उसका नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी अगर इक्विटी फंड है या कोई भी म्यूचुअल फंड है तो वहां पर अगर मार्केट में गिरावट है उसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जितना गिरावट का कम असर हो वो बेहतर है। तो जब हम बात करते हैं टॉप 100 इंडेक्स की, तो इसका मतलब है कि मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसका इंडेक्स है। जैसे कि निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, निफ्टी 100 जो है वो टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स है। मतलब 50 पहली तो है ही और दूसरी 50 भी उसमें होंगी, तो टोटल 100 कंपनीज उस इंडेक्स में है। अब आप यदि टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें से 100 की बजाय सिलेक्टेड 30 कंपनीज हो, और जैसा चिंतन ने भी पहले बता दिया कि लास्ट 1 ईयर में जिसमें सबसे कम वॉलेटिलिटी देखी गई, यानी उतार चढ़ाव जिसमें सबसे कम देखा गया, वो स्टॉक्स उसमें जगह बना पाए, तो उन 30 सिलेक्टेड स्टॉक्स का इंडेक्स बनाया गया। तो यानी कि आप लार्ज कैप में तो कर रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप में से भी वो सबसे अच्छे ऐसे स्टॉक्स जहां पे स्थिरता ज्यादा देखी गई है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि आपका निवेश बड़ी बड़ी कंपनियों में तो हो ही रहा है, लेकिन उन कंपनियों में जहां पर गिरावट में थोड़ा ये रहेगा कि यहां पर उतनी गिरावट नहीं देखी जाएगी, उस तरह की उम्मीद की जा सकती है। और जैसा भी आपने बताया कि हम जब रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि यदि 10 साल का भी आप कंपेरिजन करते हैं तो ज्यादा सालों में ऐसा रहा होगा जहां पर लो वॉल इंडेक्स ने
टॉप यानी कि निफ्टी 100 के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इस हिसाब से निवेशक लंबी अवधि के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसी चॉइस नहीं हुआ करती थी। पहले आपके पास सिर्फ ब्रॉडर इंडेक्स ही थे, चाहे निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, लेकिन अब इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेटेजी इंडेक्स अवेलेबल हैं। तो निवेशकों को इस तरह के इंडेक्स पर आधारित इंडेक्स फंड या ETF में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और चिंतन, मैं इनफैक्ट आपका भी व्यू इस पर लेना चाहूंगी। जब हम लो वॉलेटिलिटी ETF की बात करते हैं तो जो निवेशक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में क्या एडवांटेजेस ऐसा एक कोई ETF लेकर आता है? जैसे कि हम कहते हैं कोई भी चीज में संतुलन होना जरूरी है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें भी संतुलन बना रहे। आपके पास इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी तीनों चीज रहती है। इक्विटी में आपके पास जो हाई बीटा या वॉलेटाइल या मार्केट इंडाइसेस है उसके आपके पास एक्टिव फंड्स होंगे। तो इक्विटी पोर्शन में आपका संतुलन लाने के लिए जो लो वॉल है वो एक अच्छा काम करेगा, क्योंकि जैसे कि पंकज जी भी बता रहे थे कि इक्विटी में निवेश करने के लिए आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देखना चाहिए, आपको रिस्क भी देखना चाहिए। और क्योंकि ये आप 30 सबसे स्थिर स्टॉक पिछले 1 साल के आप चुने जाते हैं और हर 6 महीने, हर 3 महीने में ये रीबैलेंस भी होता है। तो जैसे जैसे स्टॉक स्थिर, अगर कोई नए स्टॉक स्थिर हो गए, जूने स्टॉक्स जो ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं वो निकल जाते हैं, तो एक अच्छी तरीके से रीबैलेंसिंग भी हो जाती है। तो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा संतुलन देने वाला प्रोडक्ट है ये। और इसीलिए हमने देखा है कि पिछले 1-2 सालों में काफी HNIs, काफी इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। और भारत में ही नहीं, विश्व में भी अगर हम देखें तो लो वॉल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो काफी प्रचलित है। और कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछले कुछ सालों की पंकज जी बात करें हम, पिछली बार भी जैसे चिंतन ने बताया कि विश्व में जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और इनफैक्ट अगर स्मार्ट बीटा फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें, उसमें भी पंकज जी आपको क्या लगता है भारत में खास तौर पर निवेशकों के बीच में कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की है? देखिए, बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का अब इसमें ध्यान जा रहा है। वजह इसकी ये भी है कि पहले बहुत ज्यादा इसको प्रमोट भी नहीं किया गया और हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ETFs अवेलेबल भी नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ समय में अब ETFs काफी पॉपुलर हो रहे हैं। लोगों के डीमैट अकाउंट्स, क्योंकि जब आप ETF में निवेश करते हैं तो पहली चीज ये है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अब क्योंकि डीमैट अकाउंट्स भी बहुत सारे नए अकाउंट खुले हैं, तो अब निवेशक ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है लो कॉस्ट, और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर आपके पास यानी कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आप मार्केट आवर्स में इजीली इसको बेच सकते हैं और मार्केट के हिसाब से आप देखते हैं कि दिन में जिस वक्त पर आपको लगता है कि सही समय है उस वक्त पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर लोगों का अब ध्यान जरूर गया है। और साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले जब बात करते हैं इस तरह की स्ट्रेटेजी ETFs की, स्ट्रेटेजी इंडेक्स की, तो हमारे पास अब बहुत सारी चॉइसेस हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट 50 की बात कीजिए, आप मोमेंटम की बात कीजिए, यानी कि निफ्टी 50 मोमेंटम स्टॉक हो, या निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी है। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेटेजी इंडेक्स हैं। तो इसका फायदा डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को उठाना चाहिए। और हम स्पेशली अगर बात करें निफ्टी 100 लो वॉल की, तो यहां पर तो मैं कहूंगा कि ऐसा निवेशक जो पहली बार इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हो उसके लिए भी सुटेबल है। क्योंकि एक तो आप लार्ज कैप में कर रहे हैं, हमेशा हम बोलते हैं शुरुआत करनी है तो आप पहले लार्ज कैप से कीजिए। उसमें भी आप क्योंकि पैसिव फंड से कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स फंड से कर रहे हैं, और साथ ही वहां पर लो वॉलेटिलिटी है। तो मेरे हिसाब से किसी नए निवेशक के लिए इक्विटी मार्केट में जिसे निवेश करना हो उसके लिए भी ये इंडेक्स, ये ETF सुटेबल हो सकता है। आज मनी गुरु में हम चर्चा करें पंकज मटपाल और चिंतन हरिया, ICICI Pru AMC से हमारे साथ हैं चिंतन, और खास तौर पर पंकज मटपाल से हम चर्चा कर रहे हैं लो वोलेटिलिटी निवेश की, खास बेसिकली ETFs पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं अगर ब्रॉडली चिंतन आपसे ETF में निवेश की बात करूं तो ETF में निवेश करने से पहले ETF का जैसे ट्रैकिंग एरर है या लिक्विडिटी है या फिर एक्सपेंस रेशो देखना कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये 3 चीज है जो डिफाइन करती है कि ETF काफी एफिशिएंट है कि नहीं है। तो एक्सपेंस रेशियो तो काफी सिंपल है। ट्रैकिंग एरर अगर हम कहें तो बेसिकली ट्रैकिंग एरर होता क्या है, जैसे कि पंकज जी बता रहे थे कि कोई भी एक फंड जो ETF है वो एक इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स के जो स्टॉक्स है, सपोज 30 स्टॉक है तो उसको रेप्लिकेट करता है, उसको कोशिश करता है कि सेम
जो इंडेक्स का रिटर्न है वो ETF भी उतना रिटर्न दे। पर क्योंकि जो स्टॉक्स अंदर बाहर जाते हैं, शायद थोड़ा बहुत कैश रह जाता है, उसके कारण थोड़ा ट्रैकिंग एरर, यानी कि एग्जैक्टली सेम रिटर्न्स इंडेक्स जैसा नहीं दे पाता। तो सभी एएमसीज ये कोशिश करती है कि एग्जैक्टली सिमिलर रिटर्न दे पाए, और जितना कम ट्रैकिंग एरर हो उतना ज्यादा एफिशिएंट ETF है। हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी सीरियस ETF प्लेयर्स हैं बाजार में, वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपना ट्रैकिंग एरर कम रखें। तो ट्रैकिंग एरर है, एक्सपेंस रेशियो है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी, जैसे कि आपने कहा कि जो एक्सचेंज पे बाइंग सेलिंग होता है, उसमें एक बाइंग कोड सेलिंग कोड होता है, तो ऑथराइज पार्टिसिपेंट मार्केट मेकर के हेल्प के साथ सभी एएमसीज कोशिश करती है कि रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर अगर स्क्रीन पे बाइंग सेलिंग करते हैं तो उन्हें एफिशिएंट प्राइस मिलता है, जो भाव एनएवी के आसपास हो, जो भाव तभी के जो अंडरलाइन फंड का जो मूल्य है उसके हिसाब से आपको एक्सचेंज पे भी 1 यूनिट या 2 यूनिट या 5 यूनिट 10 यूनिट जितने भी खरीदने हो आप खरीद सकते हो। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पर हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर के लिए ये है कि आप अगर निवेश कर रहे हो ETF में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। एक, आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन आपको अलाउ कर रहा है इक्विटी में निवेश करने के लिए, और इक्विटी में आप निवेश 3 साल 5 साल 10 साल की अवधि के लिए कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग के लिए निवेश करते हो तो आपको नुकसान की ज्यादा चांस हो जाता है, इसीलिए आप इक्विटी को अपना एक लंबे समय का वेल्थ क्रिएशन का साथी समझे, और ETF के द्वारा, जैसे कि लो वॉल हो या फिर गोल्ड ETFs, गोल्ड फंड ऑफ फंड, आप उसके द्वारा अपना पोर्टफोलियो बनाइए, एक संतुलित पोर्टफोलियो, और लंबी अवधि में आपका वेल्थ क्रिएट कीजिए। मैं ऐसी आशा करता हूँ। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट पंकज जी, ETF प्रोडक्ट बास्केट की अगर बात करें, आपने शुरुआत में कहा था कि बहुत तरीके के ETF हैं, हालांकि कुछ इसमें पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि सिल्वर ETF है, गोल्ड ETF तो लोग जानते ही हैं, और साथ ही इंटरनेशनल ETF में डेफिनेटली इंटरनेशनल बाजार में एक्सपोजर लेने का वो बेहतरीन तरीका है। अभी हाल फिलहाल में हालांकि उसको लेकर कुछ नियम भी आए हैं, पर अगर किसी को एक ETF पोर्टफोलियो ही बनाना है तो इस बास्केट ऑफ जो जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से हमें एक अपना एक बिल्कुल परफेक्ट ETF पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? क्या हर किसी तरीके के ETF से में एक्सपोजर लेना एक निवेशक के लिए सही है? बिल्कुल स्वाति, अगर आज इन्वेस्टर चाहे तो अपना ETF का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है कि मतलब पूरा एसेट एलोकेशन भी होगा और साथ ही वहां पर डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी पुअर है कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता है, लेकिन फिर जब सवाल आते हैं तो कई बार निवेशक ऐसा कहते हैं कि इंडेक्स ही है ना, सारे इंडेक्स एक जैसे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे इंडेक्स एक जैसे हैं। आप ये समझ के चलिए कि पहली बात हम बात कर रहे हैं जैसे कि एसेट एलोकेशन की, तो आप डिसाइड कीजिए आपको इक्विटी में कितना करना है, आपको बॉन्ड्स में कितना करना है, आपको गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना है और आपको सिल्वर में कितना इन्वेस्ट करना है। तो आपके पास इस तरह से इक्विटी ETF भी हैं, आपके पास बॉन्ड्स पर बेस्ड इंडेक्स भी ETF भी हैं, आपके पास में गोल्ड ETF और सिल्वर ETF की भी चॉइस है। उसके बाद मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको 60% एलोकेशन इक्विटी में करना है, आपको 30% डेट में करना है, 10% आपको मान लीजिए कि सिल्वर और गोल्ड में करना है। उसके बाद विद इन इक्विटी आप चाहते हैं कि आपका पहले लार्ज कैप में हो, थोड़ा मिड कैप में हो, थोड़ा स्मॉल कैप में हो, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। और उसके अंदर भी आपके पास फिर जैसे कि सेक्टरल चॉइस भी, आपको लगता है कि आप उम्मीद कर रहे हैं IT सेक्टर में कि अच्छी तेजी देखी जा सकती है, या आपको लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए, तो आप उस तरह के ETFs को इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर जैसे हमने कहा कि कोई निवेशक अगर इस तरह चाहता है कि वहां पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो, तो लो वॉल ETF की हम बात कर रहे हैं, वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसी तरह से मतलब आपको पहले डिसाइड करना है कि आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपको किस तरह का पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, और फिर आपके पास आपको हर तरह की यहां पर चॉइस मिल जाएंगी। और साथ ही हम बात कर रहे थे भी एक्सपेंस रेशियो की। वैसे तो ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप जब एक्सपेंस रेशियो देखें तो आप एक सेम कैटेगरी में कंपेयर करें। आप ये ना देखें कि आपकी जरूरत तो है लार्ज कैप, लेकिन आपने पाया कि किसी दूसरी तरह के ETF में एक्सपेंस रेशियो उससे भी कम है। वो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपकी जो पहले जरूरत है वो पहले आप देखिए, और उसके अनुसार उस विद इन दैट कैटेगरी, आप चाहे निफ्टी 50 की बात कर रहे हो या आप निफ्टी 100 लो वॉल की बात कर रहे हो, तो विद इन दैट
आपको जो लगे कि इसका बेटर लिक्विडिटी है और यहाँ पर ट्रैकिंग एरर यहाँ पर कम है, तब आप उसमें से डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और चिंतन, आपसे एंड में पूछना चाहेंगे, जैसे लो वॉल इंडेक्स में किसी को निवेश करना है तो किन बातों का ख्याल रखा जाए? एज इन क्या डीमैट अकाउंट होने की जरूरत है? वी नो फॉर श्योर कि ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत है, लेकिन उसमें भी अगर हम आईसीआईसीआई के निफ्टी लो वॉल इंडेक्स की बात करें तो वहां भी एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। मिनिमम कितना निवेश किया जा सकता है? शुरुआत कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, ईटीएफ बहुत ही एक आसान तरीका है निवेश का, और आप छोटी से छोटी रकम में भी आपको जो 30 स्टॉक है उनमें प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो अगर आप लो वॉल 30 की भी बात करें तो शायद 50 या 60 रुपए से भी कम में आपको एक यूनिट मिलता है, और जो एक यूनिट है आप एक यूनिट भी खरीद सकते हो, और वो एक यूनिट आपको ये 30 स्टॉक में प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट देता है। तो छोटे से छोटा इन्वेस्टर छोटे से छोटे निवेश करके आपका वो लंबी अवधि में आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। और निवेश करने का जो तरीका है काफी सिमिलर टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट या फिर शेयर्स में है। आप एक्सचेंज पे जाइए, आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां पे आप आईसीआईसीआई का लो वॉल 30 ईटीएफ सर्च कीजिए और आप ईटीएफ के यूनिट्स बाई कर सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आपको अगर लगाना है आप लगा सकते हैं आपके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में, और एक यूनिट भी आप निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप कम से कम पैसे में आपके हिसाब से जब भी आपको लेना है आप एक एक यूनिट भी खरीद के उसको लंबा एक बड़ा एक पोर्टफोलियो बना सकते हो लंबी अवधि में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिल्कुल। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए विभिन्न सेक्टर के लो वोलेटिलिटी ब्लू चिप कंपनियों में निवेश का अवसर आपके पास है। आप निफ्टी लो वॉल 30 ईटीएफ जैसे स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको कम जोखिम के साथ किफायती निवेश का फायदा मिलेगा। और साफ तौर पर जब अस्थिर बाजार होता है, मतलब बाजार में उतार चढ़ाव होता है, तो लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको ऐसे किसी भी अस्थिर बाजार से कम से कम नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। मतलब लो जो रिस्क है हमेशा लो रिटर्न नहीं होता है, आपको लो रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। वो है लो वॉल इंडेक्स का फायदा। और ईटीएफ की तमाम खूबियां भी आज हमने समझी। उसके लिए पंकज मटपाल और साथ ही चिंतन हरिया, आप दोनों ही मेहमानों का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मनी गुरु के आज के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।